जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द डार्विन आइडियाज़ ऑफ द एवोल्यूशन। के जो एवोल्यूशन के बारे में है, डार्विन के क्या इब्तदाई आम तौर पे नज़रियात थे। देखिए, इसमें पहली बात करते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी थी वो एक आम तौर पे लॉन्ग प्रोसेस था, क्योंकि इसको काफ़ी ऑब्ज़र्वेशन के बाद टाइम लगा उसे थ्योरी बनाते हुए। और डार्विन ने जब अपने बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहा था तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ जो है फ्लोरा और फाना को, यानी ग्रुप ऑफ प्लांट और ग्रुप ऑफ एनिमल को वहाँ स्टडी किया। तो इसने डिफरेंट टाइप के वहाँ ऑब्ज़र्वेशन अपने कलेक्ट किए और ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद उसने ये नतीजा निकाला कि यहाँ अर्थ पर चेंजेस जो हैं अक्कर हुई हैं ओवर अ टाइम, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ तब्दीलियाँ होती रहीं कि एक तो अर्थ और दूसरा अर्थ पर रहने वाले जो इनहेबिटेंट ऑर्गेनिज़म है, यानी वहाँ पाए जाते हैं, ये तकरीबन जो है इन्हें 6000 साल पहले जो है वो क्रिएट किया गया था। लेकिन वो ये देखना चाह रहा था कि ये चेंजेस जो हैं इतने कम टाइम में नहीं हुई, बल्कि ये चेंजेस तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और इसमें तो जी मैनी मिलियन ईयर्स रिक्वायर होते हैं। तो इसी वजह से उसने आम तौर पे 20 साल वो इस आइडियाज़ के बारे में सोचता रहा, वर्क करता रहा और उसने ये ढूंढने की कोशिश की कि किस तरह का मैकेनिज़्म जो है यहाँ अर्थ पर हुआ है कि ज़िंदगी के अंदर, जानदारों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की मॉडिफिकेशन हुई। और यही वो मॉडिफिकेशन, यही वो आमतौर पे फैक्टर्स देखना चाह रहा था कि ये कौन से फैक्टर हैं जो यहाँ मॉडिफिकेशन का सबब बनते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन चेंजेस का। तो वही ऑब्जर्वेशन हम थोड़े बहुत डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला है जियोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ को हम जियोलॉजी कहते हैं। तो डार्विन ने जब अपना बहरी सफ़र बीगल नामी जहाज़ में सफ़र किया था, HMS बीगल में, तो उसने अपने साथ मुख्तलिफ़ जो साइंटिस्ट थे उनकी जो बुक्स थी वो साथ ले गया ताकि वो सफ़र में उनको स्टडी करे। तो उनमें एक जो माहिर जियोलॉजिस्ट था लाइल, उसकी एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो उसने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को भी वो रीड करता रहा और इस बुक में, यानी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में, जो लाइल था उसने एक और साइंसदान हुटन की भी बात लिखी थी। और हुटन जो है उसने वहाँ, उसकी हुटन की जो थ्योरी थी वो यूनिफॉर्मेटेरियनिज़म के बारे में थी और उस थ्योरी के मुताबिक ये था कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो फोर्सेस हैं, मिसाल के तौर पे मैं विंड के हवाले से बात करूं या रेन के हवाले से बात करूं या वॉल्केनिक हवाले से बात करूं, यानी आतिशफ़िशां जो फटते हैं, या जियोलॉजिकल जो अपलिफ्ट हैं, इन मुख्तलिफ़ फैक्टर की वजह से जो अर्थ की जो शेप है वो चेंज होती रही, या मैं यूँ कहूँ कि शेप ऑफ अर्थ जो है वो बनती रही, लेकिन बनते बनते ओवर 100 मिलियन ईयर्स एगो का प्रोसेस यानी ये लगा। तो डार्विन ने इन फोर्सेस को जब देखा तो वाकई उनकी एप्लीकेशन उसे नज़र आई डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट आइलैंड्स में। तो उसने फिर अपने ऑब्जर्वेशन से और कुछ इस बुक के आइडियाज़ से डार्विन ने नतीजा ये निकाला कि पहली बात कि इस अर्थ का जो फेस है ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहा, ग्रेजुअली चेंज होता रहा। और दूसरी बात है कि सिर्फ अर्थ का फेस नहीं चेंज होता रहा, बल्कि इसके साथ साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर भी ग्रेजुअल चेंजेस आती रहीं, जिसकी वजह से जानदार भी मुख्तलिफ होते रहे। और उसने कहा कि यही वजह है कि एक जानदार जजीरे के, एक रीजन के जो जानदार हैं वो दूसरे आमतौर पे आइलैंड के जानदारों से थोड़े बहुत मुख्तलिफ रहे। ये मैंने जियोलॉजी के हवाले से बात की। अगर मैं फॉसिल्स के हवाले से बात करूं तो देखें, जब वो HMS बीगल जहाज़ में सफ़र कर रहा था तो उसका जो जहाज़ है जब साउथ अमेरिका पहुंचा तो उसने साउथ अमेरिका के आमतौर पे इलाके जो मुख्तलिफ थे, मसलन अर्जेंटीना वगैरह, तो वहाँ उसने ऐसे रिवर्स जो ड्राई हो चुके थे और उनके जो ड्राई बेड थे जहाँ वो पहले आमतौर पे फ्लो करते थे, उनकी डिगिंग शुरू की
यानी वहाँ पे ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि मुझे कोई एविडेंस, कुछ मुझे ऑर्गेनिज्म के बच्चे कुछ हिस्से जो फॉसल्स की फार्म में हैं वो शायद मिल जाएं। तो उसने वहाँ देखा कि मुख्तलिफ़ तरह के उसे फॉसल्स मिले और इन फॉसल्स में कुछ हिप्पोपोटामस एनिमल लाइक फॉसल्स थे और इन हम फॉसल्स को आजकल टेक्सोडॉन का नाम देते हैं। यानी उन्हें हिप्पोपोटामस वाले एनिमल्स की तरह के फॉसल्स रिकॉर्ड मिले जिन्हें हम टेक्सोडॉन का नाम देते हैं। दूसरा, उसे ऐसे फॉसल्स मिले जो आजकल के हॉर्स की तरह के थे, लेकिन लाजिम बात है वो साइज़ में बहुत छोटे थे। तो हॉर्स लाइक जो फॉसल्स थे उसने उनको आमतौर पे नाम दिया कि ये थुआनथीरियम है। और ये थुआन जो थीरियम है, ये फॉसल्स एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो थे यानी हॉर्स जो थे उनसे ज़रा ये मुख्तलिफ थे। लेकिन उसने ये बात कही कि आखिर ये फॉसल्स हैं तो इन्हीं जानदार मौजूदा के इंसेस्टर के हैं जो आम तौर पे बहुत पहले यहाँ रहते थे पास्ट के अंदर। अब जो मॉडर्न हॉर्सेस हैं जो साउथ अमेरिका में अब मौजूद थे, डार्विन ने कहा कि इन्हें तो स्पेनिश लोगों ने तकरीबन आज से 1500 साल पहले यहाँ लाया था। इसका मतलब ये होता है कि 1500 साल पहले आम तौर पे जो जानदार उनसे यानी आजकल के हॉर्स से पहले वाले जो आम तौर पे हॉर्स लाइक एनिमल्स थे वो ही यही जिनके फॉसल्स हमें मिले हैं। इसका मतलब यहाँ हॉर्सेस जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके थे। फिर जो मॉडर्न हॉर्सेस है ये स्पेनिश लोगों ने यहाँ लाए। डार्विन ने वहाँ और किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के लार्जर फॉसल देखे, आर्मिडल्लाज के देखे। ये भी ऐसा एनिमल्स है जिसके ऊपर सख्त किस्म का खौल होता है आर्मिडल्लाज के अंदर। इसी तरह बड़े बड़े यहाँ स्लॉथ्स देखे, ये भी मैमल्स होते हैं स्लॉथ। हाँ, उसने ये देखा कि ये जो एनिमल्स हैं जिनके फॉसल्स उन्हें मिले, एक्सेप्ट इनका कि लार्ज साइज़ था, बाकी इनकी इन जानदारों से सिमिलरिटीज़ थी। यानी मतलब ये था कि ये जो फॉसल्स थे, हाँ इनका साइज़ बहुत बड़ा था लेकिन इनका रिलेशन बिल्कुल मौजूदा ऑर्गेनिज़म जैसा था, उन ऑर्गेनिज़म जैसे ये मिलते जुलते थे। यानी उसने ख्याल ये किया कि शायद ये इन्हीं जानदारों के इंसेस्टर के फॉसल्स हैं। और उसे क्योंकि फॉसल्स के बारे में डार्विन पहले ही जानता था, कन्विंस था, उसे पता था कि ये जो ऑर्गेनिज़म है कि जब उनकी डीकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं होता तो फॉसल्स की शक्ल में उनके जो रिमेन्स हैं, बचे खुचे हिस्से हैं, वो आमतौर पे स्टोर हो जाते हैं। और उनसे ये भी पता था कि जो सबसे बड़ा जो तूफ़ान था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, वो भी इस ज़मीन पे वजूद में आया था और जिसकी वजह से जानदार सारे यहाँ तबाह हो गए थे और उनके भी फॉसल रिकॉर्ड वहाँ मौजूद थे जी। और उसे ये भी पता था कि जो पहले रिमोट पास्ट में ऑर्गेनिज़म रहते थे उनका ये था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म थे जो एक्सटिंक्ट हो गए और उनके आगे ऑफस्प्रिंग भी नहीं बने, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म थे जो एक्सटिंक्ट तो हो गए यानी ख़त्म तो हो गए लेकिन वो अपने पीछे अपनी औलाद छोड़ गए और वो औलाद अब उन इंसेस्टर से टोटली मुख्तलिफ हो चुकी थी, वो न्यू स्पीशीज़ में आ चुकी थी जी। थर्ड जो बात थी जो उसने अहम आमतौर पे ऑब्जर्वेशन किए, वो एक आइलैंड था, गैलापागोस था, जो मेन लैंड साउथ अमेरिका से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर था। और उन्हें इस इलाके को, जजीरे को गैलापागोस क्यों नाम देते हैं? क्योंकि गैलापागोस इसलिए नाम देते थे क्योंकि वहाँ जो बड़े साइज़ वाले टार्टाइज थे वो पाए जाते थे और उन बड़े साइज़ वाले टार्टाइज को जी नाम दिया जाता था गैलापागो। तो गैलापागो जो है वो लार्ज टार्टाइज का नेम था, इसी वजह से नाम दिया गया गैलापागोस। और ये गैलापागोस पर उसने तकरीबन 5 हफ्ते का 5 वीक का स्टे किया था और वो वहाँ पे उसने बहुत बड़े जानदारों के, मसलन ख़ास तौर पर स्पैरोज़ लाइक जो एनिमल थे जिसने उन्हें फिंचेस का नाम दिया, वो वहाँ उसने स्टडी की थी। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप के टार्टाइज वहाँ देखे थे। वो हैरान था कि इतने बड़े टार्टाइज जो यहाँ मौजूद थे, शायद इनका कोई यहाँ प्रीडेटर नहीं था। और उन टार्टाइज का जो वेट था वो 250 kg तक था, बल्कि उनका जो साइज़ था, ऊपर शेल का जो खौल का साइज़ था, वो तकरीबन 2 मीटर के करीब था, 1.8
अबाउट मीटर उसका आमतौर पे साइज़ था खौल का। बल्कि अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि वो इतने बड़े जानवर थे ये टार्टाइज कि डार्विन जो है वो सवारी के तौर पे इनको इस्तेमाल करता था। यानी वो इनके ऊपर बैठ जाता था और वो इनकी सवारी बन जाते थे, यानी इतना बड़ा उनका साइज़ था। और ये टार्टाइज वहाँ पे तकरीबन 200 या 250 साल से वो यहाँ रह रहे थे। और गैलापागोस का जो गवर्नर था उसने जी डार्विन को बताया कि ये जो टार्टाइज हैं इनके जो खौल हैं, शेल है, इनकी शेप एक जैसी नहीं है, वो डिफरेंट है। और मुख्तलिफ रीजन में उसने देखा कि एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक भी इनकी जो शेप है और जो साइज़ है वो डिफ़र हो जाता है। और उसने वहाँ जो अपने ऑब्ज़र्वेशन किए उसको इंटरप्रेट यूँ किया कि ये जो टार्टाइज थे ये पहले इनके इंसेस्टर जो है वो मेनलैंड अमेरिका में रहते थे। वहाँ से ये हुआ कि ये सफ़र करके 900 किलोमीटर ये जब दूसरे जजीरे पर पहुँचे यानी गैलापागोस पर पहुँचे तो वहाँ इनके प्रेडेटर इतने थे नहीं, जिसकी वजह से इनकी तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा होता रहा। या दूसरा एक हाइपोथेसिस भी है कि ये जो टार्टाइज थे थोड़ा सा हिस्सा इसके साथ आमतौर पे ज़मीन का भी यानी लैंड का भी इनके साथ आमतौर पे अलग हो गया मेन लैंड से, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत वेजिटेशन भी इनके साथ रही। और ये जो है आमतौर पे लैंड का जो हिस्सा है ये जाके मिल गया उस गैलापागोस के साथ, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म वहाँ यानी टार्टाइज वहाँ शिफ्ट हो गए। जो टार्टाइज वहाँ गैलापागोस पर मौजूद थे तो डार्विन ने अपने ऑब्जर्वेशन से ये देखा कि ये दो तरह के टार्टाइज थे। कुछ टार्टाइज ऐसे थे कि जिनकी आमतौर पे जो नेक थी उनका साइज़ बड़ा था, लार्जर था, और कुछ ऐसे टार्टाइज थे जिनकी नेक का साइज़ जो है स्मॉलर था। उसने ये देखा कि ऐसे टार्टाइज जो ड्राई हैबिटेट में मौजूद हैं उनकी लॉन्ग नेक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कोशिश हासिल करनी पड़ती है वेजिटेशन को इस्तेमाल करने के लिए, तो उसकी लॉन्ग नेक थी। लेकिन ऐसे टार्टाइज जो मॉइस्ट प्लेसेस पे मौजूद थे उन्हें क्योंकि ज़्यादा आमतौर पे गर्दन को, नेक को नहीं बढ़ाना पड़ता था वेजिटेशन की तरफ, तो इसलिए उनकी जो नेक का साइज़ था वो स्मॉलर था। तो टार्टाइज दो तरह के वहाँ मौजूद थे, एक टार्टाइज लॉन्ग नेक वाले, ये ड्राई प्लेसेस पे उसने देखे, और एक जो टार्टाइज थे वो शॉर्ट नेक वाले थे, ये मॉइस्ट प्लेसेस पे उसने देखे। दूसरा उसने जो वहाँ फिंचेस देखी, चिड़ियाँ देखी, बर्ड्स की तरह की स्पैरोज़ देखे, वो हैरान था कि ये 14 टाइप की जो फिंचेस हैं असल में इनके इंसेस्टर तो एक ही हैं और वो इंसेस्टर मेनलैंड अमेरिका रहते थे। आगे ये हुआ कि इनसे जो आगे ऑफ स्प्रिंग बने वो डिफरेंट हैबिटेट में चले गए, और डिफरेंट हैबिटेट में उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो डिफ़र थी कि कहीं इंसेक्ट मौजूद थे तो उनकी जो बिल थी यानी चोंच थी उसका साइज़ इस तरह का हो गया कि वो इंसेक्ट को कैप्चर कर सकते थे। कुछ जगह ऐसे थे जो प्लांट के सीड्स ज़्यादा थे, तो वहाँ उन्होंने जी उनकी जो बिल का शेप थी वो इस तरह की मॉडिफिकेशन हुई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीड को हासिल करते और तोड़ सकते थे। और कुछ ऐसे थे जो वेजिटेरियन थे यानी प्लांट के मटेरियल को, लीव को, स्टेम को उस तरह यूटिलाइज़ करते थे। और कुछ ऐसे थे जो आम तौर पे वुड पिकर थे यानी लकड़ी वगैरह को खोद कर उससे इंसेक्ट वगैरह निकालते थे। और कुछ ऐसे थे जो अपने टूल्स इस्तेमाल करते थे यानी मुंह में कोई तिनका बिल चोंच में लेके वो इंसेक्ट वगैरह वहाँ से निकाल लेते थे। तो मतलब ये था कि वो डिफरेंट हैबिटेट में गए और डिफरेंट हैबिटेट में उन ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स थी, जिसकी वजह से उनकी जो बीक थी, जो बिल्स थी, चोंच थी, उनका जो साइज़ और जो शेप है उसके अंदर वेरिएशन आई। ये वेरिएशन उनके हैबिटेट की वजह से थी, और लेकिन इनका जो इंसेस्टर थे वो कॉमन थे, और वो कॉमन इंसेस्टर कहाँ से आए थे? मेनलैंड जी अमेरिका से। अल्लाह हाफ़िज़।